नमस्कार दोस्तों, आरके फिजिकल एजुकेशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, अपन प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से आज अपने यहाँ पे क्रैश कोर्स सीरीज और उसका यहाँ पे 107 पार्ट रहेगा। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको लगातार यहाँ पे मिलता रहे। तो दोस्तों, अपन क्रैश कोर्स सीरीज चला रखे हैं, साथ ही के अंदर अपन थ्योरी क्लास की पूर्ति के लिए अपन बूस्टर डोज भी चला रखे हैं बीच बीच में। तो आपकी तैयारी को कम पोस्टों में बढ़िया सिलेक्शन के लिए है और सेकंड पेपर में है वो यहाँ पे 100+ क्वेश्चन करने के लिए है, वो लगातार अपन प्रयास कर रहे हैं। तो आप चैनल से जुड़े रहिए और रिवीजन आप करते रहिए। तो क्लास को आप शुरू करने से पहले सभी दोस्तों एक बार क्लास को शेयर कर दे, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आज अपनी यहाँ पे सीरीज रहेगी, वो रहेगी सीरीज नंबर यहाँ पे 107। और दोस्तों, आपके लिए मैंने बताया है कि प्लेलिस्ट बना के डाल दी है, बूस्टर डोज की प्लेलिस्ट भी बना के डाल दी है। तो आप लगातार है वो इनको रिवीजन करते रहिए ताकि आपको है वो यहाँ पे अच्छी से यहाँ पे तैयारी मजबूत हो सके। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों यहाँ पे आज का, वो देखिए कि शारीरिक शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में न्यूनतम हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पे न्यूनतम हो जाती है वो आपने यहाँ पे बताना है। कौन सी अवस्था है जिसमें यहाँ पे शारीरिक विकास की गति है वो यहाँ पे न्यूनतम हो जाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूर्ण अवस्था हो गई, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो कौन सी यहाँ पे विकास की गति है, शारीरिक विकास की गति है कि जिसमें यहाँ पे विकास की गति यहाँ पे न्यूनतम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो बाल्यावस्था है, इस बाल्यावस्था के दौरान है दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता है, जो यहाँ पे अपनी विकास की गति है, डेवलपमेंट है, वो यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे रुक जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है और फैक्ट क्या दिया गया है कि बाल्यावस्था में वृद्धि है, गति यहाँ पे थोड़ी सी धीमी हो जाती है, जो ग्रोथ रेट है वो यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। तो चलो सभी दोस्त एक बार क्लास को जुड़ गए हैं तो क्लास को शेयर और लाइक कर दे, फिर अपन आप आगे बढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन अपना यहाँ पे रहेगा और उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 2 देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे विच इज द स्टेज कंसिडर्ड ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। इन्फेंसी एज हो गई, चाइल्डहुड एज हो गई, एडोलसेंस एज या फिर एडल्ट एज। तो दोस्तों, यहाँ पे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो किसे कहा जाता है, वो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा अपना और ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों, जो शेष अवस्था इन्फेंसी एज होगी वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पे माना जाता है। अब इसमें क्यों माना जाता है वो भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे कारण भी ध्यान रखना है। तो शेष अवस्था और शेष अवस्था में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे शेष अवस्था में जो विकास की नींव रखी जाती है, यानी फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पे रखा जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देंगे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा अपना, शिक्षण विधियों का प्रयोग क्यों उपयोगी है। दोस्तों, यहाँ पे जो टीचिंग मेथड्स होती है उनका यूजफुल क्यों होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है, किस लिए उपयोगी है। शिक्षण को सुबोध बनाने के लिए, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, या शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी के लिए। जो दोस्तों यहाँ पे जो शिक्षण विधि होती है, जो टीचिंग मेथड होती है, उन टीचिंग मेथड की बात करें अपन यहाँ पे, वो यहाँ पे क्यों उपयोगी है वो अपने को यहाँ पे बताना है। और यहाँ पे लगभग 1 से 2 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे टीचिंग मेथड से संबंधित यहाँ पे आता है। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब टीचिंग मेथड की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो अच्छी विधियां, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, अच्छी जो टीचिंग मेथड होती है वो लर्निंग को इफेक्टिव बनाती है, यानी सीखने को है वो क्या बनाती है, बहुत ही यहाँ पे सुलभ और स्वच्छ यहाँ पे बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा अपना कि शिक्षण विधि में शिक्षक का कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है। जो टीचिंग मेथड होती है दोस्तों यहाँ पे, इन टीचिंग मेथड्स के अंदर है वो यहाँ पे टीचर का कौन सा सबसे यहाँ पे गुण है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, वो अपने यहाँ पे बताना है। ड्रेस सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एज इंपॉर्टेंट रहेगी, या क्वालिफिकेशन, या फिर पोस्ट। तो दोस्तों, जितनी भी टीचिंग मेथड होती है, शिक्षण विधिया होती है, उसमें अगर शिक्षक का सबसे इंपॉर्टेंट गुण की बात की जाए तो वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर अपना 4 रहेगा और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों, जो क्वालिफिकेशन है, शिक्षक की जो योग्यता है, वो योग्यता डिपेंड करती है कि यहाँ पे किस प्रकार की टीचिंग मेथड है वो यहाँ पे यूज करेगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है और फैक्ट दिया गया है कि योग्य, ध्यान रखना, शिक्षक बेहतर शिक्षण देता है। जो यहाँ पे क्वालिफाइड टीचर होता है वो एंश्योर बेटर यहाँ पे टीचिंग करवाता है, वो अपने यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 5 रहेगा दोस्तों यहाँ पे,
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि प्रस्तुतिकरण का कौन सा चरण विद्यार्थी के ज्ञान को पुनः जागृत करता है। जो प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, तो प्रस्तुतिकरण की बात करें विच स्टेज ऑफ टीचिंग रिलेटिव पीरियड नॉलेज की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। प्रस्तुतिकरण का कौन सा चरण है जो विद्यार्थियों के ज्ञान को पुनः जागृत कर सकता है। प्रैक्टिस हो गई, डेमोस्ट्रेशन, लेक्चर या फिर रिकेपिलेटेशन। तो दोस्तों यहाँ पे प्रस्तुतिकरण की बात करें, प्रेजेंटेशन के अंदर अपन क्या करते हैं, नवीनीकरण करते रहते हैं, उसके अंदर यहाँ पे रिकेपिलेटेशन करते रहते हैं। तो उससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे विद्यार्थियों के जो ज्ञान है पुनः जागृत यहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे, यहाँ पे रिकेपिटेशन की बात कर रहे हैं अपन, उसमें जो रिवीजन होता है उसमें क्या हो जाता है, बार बार यहाँ पे रिवीजन हो जाता है, नवीनीकरण करते हैं तो उसमें यहाँ पे रिवीजन होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे रहेगा दोस्तों यहाँ पे 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पाठ योजना का चरण नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जो लेसन प्लान है उसका यहाँ पे कौन सा यहाँ पे स्टेप नहीं है वो बताना है अपने को यहाँ पे। और दोस्तों अपन पाठ योजना की बात करते हैं तो बहुत बार अपन ने पाठ योजना लेसन प्लान की यहाँ पे प्रश्न उत्तरी के अंदर बहुत क्वेश्चन डाल रखे हैं। लगभग 1 से 2 क्वेश्चन लेसन प्लान से सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे पाठ योजना का कौन सा चरण नहीं है, वार्मिंग अप हो गया, टीचिंग, कूल डाउन या प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा अपना, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे 6 के अंदर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों जो कूल डाउन होता है वो पाठ्य योजना का यहाँ पे स्टेप नहीं है, चरण नहीं है, बल्कि यहाँ पे वार्म अप करते हैं, टीचिंग करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं और इवल्यूशन यानी उसका मूल्यांकन भी अपन करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि कूल डाउन खेलों में होता है, लेसन प्लान में ये नहीं होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी कूल डाउन है वो खेल गेम्स के अंदर अपन यूज करते हैं, लेकिन लेसन प्लान में इसका अपन यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि खेल सामग्री के चयन में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ सिलेक्टिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं अपन। अगर अपन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो उस समय है वो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर कौन सा रहेगा। सामग्री की कॉस्ट देखेंगे, उसका सोर्स देखेंगे, यूटिलिटी देखेंगे या उसकी क्वालिटी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे चाहे कोई भी सामग्री खरीदे, चाहे अपन कोई फुटबॉल खरीदे, क्रिकेट की बॉल खरीदे, स्टंप खरीदे, कुछ भी अपन जो खरीदना चाहते हैं उसकी सबसे पहले अपन जो देखना चाहते हैं, चाहे वो महंगी हो सकती है, कॉस्टली हो सकती है या फिर सस्ती हो सकती है, उससे मतलब नहीं रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो अपने को क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर डी, यानी उसकी क्वालिटी सबसे पहले चेक करेंगे। अगर क्वालिटी अच्छी है और सस्ती मिल रही है तो भी खरीदेंगे, अगर क्वालिटी अच्छी है और महंगी है तो भी खरीदना अपने को यहाँ पे पड़ता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि गुणवत्ता, सुरक्षा और टिकाऊपन सुनिश्चित करती है। गुणवत्ता क्या करती है, तो क्वालिटी अपने को ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे, सुरक्षा देती है, सेफ्टी भी रखती है और टिकाऊपन यानी ड्यूरेबिलिटी यानी लंबे समय तक चलने वाली यहाँ पे वस्तु रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा कि शारीरिक शिक्षा में कौन सा श्रव्य साधन नहीं है। फिजिकल एजुकेशन के अंदर कौन सा यहाँ पे ऑडियो एड नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है, जिससे अपन केवल सुन ही सकते हैं, देख नहीं सकते। तो यहाँ पे कौन सा शारीरिक शिक्षा में श्रव्य साधन नहीं है, रेडियो, तो इससे अपन सिर्फ सुन ही सकते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही हम दोस्तों यहाँ पे टेप रिकॉर्ड, ये भी अपन सुन के काम में आता है। ग्रामोफोन की बात करें ये भी सुनने के काम में आता है। लेकिन जो फिल्म स्लाइड है वो ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे फिल्म स्लाइड रहेगी वो यहाँ पे वीडियो के रूप में अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है, तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि जो फिल्म स्लाइड है वो विजुअल एड है, देखने वाली चीज है, ये सुनने वाली यहाँ पे चीज नहीं है। जिस प्रकार अपन टीवी देखते हैं, लेकिन टीवी के अंदर तो अपन देखते हैं और सुनते दोनों है, लेकिन ये फिल्म स्लाइड है वो सिर्फ देखने वाली चीज रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, शारीरिक शिक्षा शिक्षक को सबसे अधिक दुष्प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे विच फैक्टर नेगेटिवली, जो नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे कौन सा फैक्टर है जो फिजिकल एजुकेशन टीचर को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है वो बताना है अपने को। सरकारी नीतियां, गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई, करिकुलम यहाँ पे वेरिएशन हो गया, यहाँ पे लैक ऑफ जॉब्स, यहाँ पे लैक ऑफ लीडरशिप की बात करें। तो यहाँ पे जो शारीरिक शिक्षा शिक्षक की बात करें उसको अगर सबसे अधिक दुष्प्रभावित करने वाली जो कारक है, फैक्टर है, वो कौन सा रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 9 रहेगा और ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों यहाँ पे नेतृत्व की कमी, लीडरशिप की सबसे ज्यादा कमी है, नेतृत्व की कमी है, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव करती है फिजिकल एजुकेशन यहाँ पे टीचर को, ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है, और फैक्ट दिया गया है कि जो लीडरशिप है वो ध्यान रखना है टीचिंग इफेक्टिवनेस को प्रभावित करती है। सबसे ज्यादा जो सीखने की क्रिया होती है उसको सबसे ज्यादा लीडरशिप यहाँ पे प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा दोस्तों अपना कि सभी टीमों के आपस में खेलने वाली प्रतियोगिता क्या कहलाती है। सभी टीमों के आपस में खेलने वाली जो प्रतियोगिता है, कंपटीशन अलाउड टीम ऑफ ऑल ईच अदर की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, यानी एक टीम सभी से खेलेगी मैच, तो वो कौन सी प्रतियोगिता रहेगी? लीग, कंपटीशन, कॉम्बिनेशन, नॉकआउट या चैलेंज। क्वेश्चन नंबर अपन 10 की बात करें दोस्तों, यहाँ पे एक टीम, जैसे 10 टीमें हैं मान लो, यहाँ पे 10 की बात कर रहे हैं अपन, तो प्रत्येक टीम है वो सभी से मैच खेलेगी, ये यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा, जिसे अपन लीग टूर्नामेंट के नाम से जानते हैं, लीग प्रतियोगिता के नाम से इसे अपन जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है, तो जिसे अपन लीग, सभी लीग में है वो सभी टीमें क्या करती है, मैच खेलती है। जो लीग या राउंड रोबिन की बात करें तो वो यहाँ पे प्रतियोगिता लीग यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखे दोस्तों, यहाँ पे कि 32 टीमों की बात कर रहे हैं अपन, 32 टीमों की एकल नॉकआउट प्रतियोगिता कौन सी है? एकल नॉकआउट है, डबल नॉकआउट नहीं है। तो विजेता तय करने के लिए अपन कितने मैच खेले करवाएंगे वो अपने यहाँ पे बताना है। 32 टीमों की एकल नॉकआउट प्रतियोगिता में विजेता तय करने के लिए कितने मैच करवाएंगे वो अपने को बताना है। 32, 31, 33, 30। तो दोस्तों यहाँ पे प्रतियोगिता अपन है वो सिंगल नॉकआउट की बात कर रहे हैं, सिंगल नॉकआउट की बात कर रहे हैं। तो सिंगल नॉकआउट में मैच निकालने का सूत्र है एन माइनस, यहाँ पे एन-1 की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। तो एन का मतलब यहाँ पे टीमें होती है 32, और 1 इसमें घटाएंगे तो यहाँ पे 31 है, वो यहाँ पे फाइनल विनर के लिए अपन मैच खेलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर यहाँ पे बीच करेक्ट आंसर रहेगा। 31 मैच खेलना पड़ेगा, तब जाके अपने को यहाँ पे विनर अपने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट दिया गया है, और फैक्ट दिया गया है कि नॉकआउट में कुल मैच निकालने के लिए अपन सूत्र n-1 यूज करते हैं, ये अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा दोस्तों अपना कि पूरक खेल के द्वारा खिलाड़ी में क्या विकसित किया जाता है। दोस्तों व्हाट इज डेवलप थ्रो, यहाँ पे सप्लीमेंट्री गेम्स की बात करें, सप्लीमेंट्री गेम्स खेलते हैं तो अपन क्या डेवलप करते हैं उसके अंदर, यहाँ पे स्ट्रेटेजी करते हैं, रिकवरी, स्किल डेवलपमेंट या टैक्टिक्स। पूरा का मतलब वो यार दोस्तों यहाँ पे, यानी रिलेटेड गेम्स की बात कर रहे हैं अपन। जो गेम जैसे मान लो फुटबॉल का खिलाड़ी है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्रिकेट का खिलाड़ी है मान लो, और क्रिकेट का खिलाड़ी है वो पैरों से क्या खेल रहा है, तो पैरों से फुटबॉल खेल रहा है, तो यहाँ उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, तो जिस प्रकार बॉल आएगी फील्ड के अंदर क्रिकेट की बाउंड्री के ऊपर, तो यहाँ पे ग्राउंडेड बॉल आएगी, उसको वो या तो डाई मार के पकड़ेगा या फिर उसको भागते हुए पैर लगा के उसको रोकेगा। तो जो फुटबॉल के अंदर अपन बॉल बार बार पैरों का यूज कर रहे थे, तो वो यहाँ पे बाउंड्री रोकने के लिए यूज आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 और ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कि खेल कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट है उसको यहाँ पे सबसे ज्यादा डेवलप करती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पूरा खेल होते हैं, सप्लीमेंट्री गेम होते हैं, वो मूल कौशल सुधारते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे इंप्रूव बेसिक स्किल है उसको यहाँ पे इंप्रूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि प्रतिरोधक व्यायाम के सिद्धांतों की व्याख्या किसने की। दोस्तों यहाँ पे प्रतिरोधक व्यायाम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, उसको यहाँ पे किसने एक्सप्लेन किया था वो अपने यहाँ पे बताना है। डिकीला, मॉर्गन एडमसन, एडोल्फ फिक या अरस्तु। क्वेश्चन नंबर अपना 13 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि प्रतिरोधक व्यायाम के सिद्धांतों की व्याख्या किसने की है। अब रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्सरसाइज कौन सी होती है दोस्तों, यहाँ पे जो भार के साथ की जाती है, भार जो चाहे शरीर का भार हो सकता है, किसी भारी इक्विपमेंट्स का भार हो सकता है, या ट्रेनिंग लोड का भार हो सकता है, तो किसी प्रकार के अपन लोड देके अपन उसको करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, एडोल्फ फिक के द्वारा है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्सरसाइज को डेवलप किया गया था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो एडोल्फ फिक रहेगा, साथ ही में एडोल्फ फिक है वो मांसपेशी विज्ञान में प्रसिद्ध है। दोस्तों यहाँ पे ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे मसल्स कंट्रीब्यूशन है साइंस, उसके लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखे दोस्तों यहाँ पे, इनमें से किसे उच्च विशिष्ट तथा गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे, हु इज गिवन हाई स्पेशलाइजेशन एंड इंटेंसिव ट्रेनिंग है वो किसको दे सकते हैं अपन यहाँ पे, उच्च विशिष्ट, और यहाँ पे गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम अपन किसको दे सकते हैं, बच्चों को, नौसिखिए बिगिनर्स यानी खिलाड़ियों को, अप्रशिक्षित खिलाड़ी अनट्रेंड प्लेयर की, और साथ ही में उच्च स्तरीय यानी एलाइट प्लेयर की बात करें।
तो दोस्तों यहाँ पे उच्च ये और विशिष्ट ध्यान रखना, साथ ही में गहन प्रशिक्षण की बात करें, क्वेश्चन नंबर अपना 14 रहेगा। और ऑप्शन नंबर डी की बात कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो उच्च स्तरीय प्लेयर होते हैं, एलाइट एथलीट होते हैं, एलाइट प्लेयर होते हैं, उनको अपन यहाँ पे दे सकते हैं। फैक्ट भी देख सकते हो दोस्तों आप। तो उच्च स्तरीय ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे खिलाड़ियों को विशेष गहन प्रशिक्षण अपन दे सकते हैं, यानी इंटेंसिव जो ट्रेनिंग है वो अपन यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा दोस्तों अपना यहाँ पे कि प्रशिक्षण सत्र में किए गए कुल कार्य को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे टोटल वर्क जो अपन ट्रेनिंग सेशन के अंदर करते हैं उसको अपन किस नाम से जानते हैं वो बताना है अपने को यहाँ पे। फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी, वॉल्यूम, इंटेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर बताना है। यानी मान लो अपन इवनिंग सेशंस है अपना यहाँ पे, और इवनिंग सेशंस के अंदर है दोस्तों यहाँ पे अपन 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक जितना कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल टाइम कितना हुआ, यहाँ पे 1.5 घंटा हुआ। अब उस 1.5 घंटे के अंदर जो जितना भी कार्य किया, चाहे अपन ने दौड़ना, बैठना, उठना, सीटअप्स या जितना कार्य किया, तो उस टोटल वर्क को अपन किस नाम से जान सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 15 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। इसे अपन वॉल्यूम वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, आयतन के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो वॉल्यूम बराबर यहाँ पे क्या होता है, कुल कार्य, टोटल वर्क है वो होता है, चाहे उसमें किसी भी प्रकार का अपन वर्क करवाते हैं अलग अलग, लेकिन टाइम ड्यूरेशन है वो यहाँ पे टोटल रहेगी, वो वॉल्यूम के नाम से यहाँ पे जानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि सहनशीलता विकास की पुनरावृत्ति विधि कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे सहनशीलता विकास की पुनरावृत्ति की बात कर रहे हैं अपन, वो अपने को यहाँ पे बताना है। लगातार और मंद विधि, कंटिन्यूस एंड स्लो रन की बात करें, कंपटीशन प्रतियोगिता या फास्ट लेग, साथ ही में यहाँ पे स्लो एंड फास्ट रनिंग। सहनशीलता विकास एंडोरेंस डेवलप की है वो पुनरावृत्ति विधि कौन सी रहेगी, वो अपने को यहाँ पे बताना है। रिपीटेशन की बात कर रहे हैं अपन, रिपीटेशन मेथड है वो एंडोरेंस डेवलप करने के लिए। क्वेश्चन नंबर अपना 16 रहेगा, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। फास्ट लेग विधि होती है वो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे एंडोरेंस डेवलप के लिए रिपीटेशन मेथड, कभी इसमें अपन तेज चलते हैं फिर रुक जाते हैं, कभी फास्ट होते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, तो फास्ट लेग जिसे अपन स्पीड प्ले के नाम से भी जानते हैं, और ये एक स्वीडिश शब्द यहाँ पे रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि फास्ट लेग है वो उसे अपन स्पीड प्ले भी कहते हैं, और ये क्या करती है दोस्तों यहाँ पे सबसे अच्छी एंडोरेंस, जो एंडोरेंस है उसको डेवलप करने की सबसे अच्छी यहाँ पे मेथड रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखे दोस्तों यहाँ पे, तेज दौड़ की गतिविधियों द्वारा कौन सी योग्यता का विकास किया जाता है। तेज दौड़ की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे स्प्रिंट रनिंग की बात करें तो उसके द्वारा कौन सी यहाँ पे योग्यता है या एबिलिटी है उसको अपन डेवलप करते हैं वो बताना है। फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करते हैं, एजिलिटी, स्पीड या फिर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। तो दोस्तों जो स्प्रिंटिंग की रेस है, स्प्रिंट रेस है जो होती है, जो तीव्र गति की रेस है, जो एनएरोबिक की यहाँ पे रेस रहती है, तो वो क्या डेवलप करेगी। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, स्पीड डेवलप करती है। और यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, जो 5 मोटर कंपोनेंट्स होते हैं, जो 5 मोटर कंपोनेंट्स हैं उनमें से सबसे कम अगर डेवलप किया जा सकता है तो स्पीड को सबसे कम डेवलप अपन कर सकते हैं। मात्र अगर ट्रेनिंग के द्वारा उसमें अपन 10% तक है वो इम्प्रूव इसके अंदर अपन करते हैं। तो देखिए दोस्तों स्प्रिंट जो रेसेज होती है वो मुख्यतः क्या बढ़ाती है, स्पीड को यहाँ पे डेवलप करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा दोस्तों अपना कि इनमें से किसमें भूमिका निभाने की रणनीति उपयोग की जाती है। भूमिका निभाने की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे रोल प्लेइंग की बात कर रहे हैं, वो अपने क्या पे बताना है। इनमें से किसमें भूमिका निभाने की रणनीति उपयोग की जाती है, तो किसमें करते हैं अपन, टेक्निक के अंदर, एक्सप्लेन, ट्रेनिंग या फिर इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर बताना। तो दोस्तों अपन भूमिका रोल प्लेइंग की बात कर रहे हैं, तो वो अपन सिर्फ और सिर्फ किस में कर सकते हैं, तो वो ट्रेनिंग के दौरान अपन अपना रोल प्लेइंग यहाँ पे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे तो रोल प्ले क्या है, तो एक शिक्षण विधि भी है दोस्तों। अपन रोल प्लेइंग शिक्षण विधि है जो अपन जो विद्यार्थियों को सिखाते हैं, उस समय अपन खुद उसके साथ इन्वॉल्व होके क्या करते हैं उसको अपन यहाँ पे आसानी से सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा दोस्तों अपना कि प्रतियोगिता अधिकारियों की सभा का आयोजन निर्णय का कर्तव्य है, वो कौन सा कर्तव्य है। प्रतियोगिता अधिकारी है जितने भी ऑफिशियल्स है उनकी अगर जो मीटिंग लेते हैं अपन यहाँ पे, वो कौन सा रेफरी का यहाँ पे कर्तव्य रहेगा, बिफोर कंपटीशन, ड्यूरिंग, आफ्टर कंपटीशन या नॉन।
तो दोस्तों अपन मैच होता है, प्रतियोगिता होती है, तो यहाँ पे जो कंपटीशन होने वाला है उससे पहले क्वेश्चन नंबर 19 में रहेगा दोस्तों, यहाँ पे उससे पहले अपन जितने भी जो रेफरी लगे हैं उन रेफरियों की मीटिंग लेंगे, उनको उनको पूरे यहाँ पे दिशा निर्देश है वो उनसे अपन यहाँ पे अवगत करवाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा। बिफोर कंपटीशन अपन यहाँ पे मीटिंग अटेंड करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्री मीटिंग से यहाँ पे आयोजन होता है वो कैसा होता है, सुचारू यहाँ पे अच्छा हो यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि उसमें जितनी भी अपन जो पे टेक्निकल या कमियां हो सकती है उनको सबको अपन पहले ही यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा दोस्तों अपना कि मांसपेशी में ऑक्सीजन का भंडार होता है, मसल्स के अंदर जो ऑक्सीजन स्टोरेज है वो किस रूप में हो सकता है, एक्टिन, मायोसिन, मायोग्लोबिन या सार्कोमियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मांसपेशी के अध्ययन को अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो इसको मायोलॉजी, मायोलॉजी के नाम से जानते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 20 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो मायोग्लोबिन है उसमें है वो यहाँ पे मायोग्लोबिन के रूप में क्या हो जाता है, मांसपेशी के अंदर ऑक्सीजन यहाँ पे स्टोरेज यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखे दोस्तों, यहाँ पे शरीर में पाई जाने वाली कौन सी पेशी, फेंकने वाली पेशी, थ्रोइंग मसल्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कहलाती है। यहाँ पे शरीर के अंदर कौन सी मसल्स है जो यहाँ पे थ्रोइंग मसल्स के रूप में यहाँ पे जानी जाती है, क्वाड्रिसेप्स, गैस्ट्रोनीमियस, रेक्टस एब्डोमिनस या पेक्टोरलिस मेजर। दोस्तों क्वाड्रिसेप्स है वो चार मांसपेशियां होती है और जांघ के अंदर पाई जाती है। गैस्ट्रोनीमियस लोअर लेग के अंदर पाई जाती है, इसे काफ मसल्स भी बोलते हैं। रेक्टस एब्डोमिनस की बात करें तो यहाँ पे जांघ के अंदर पाई जाती, पेट के अंदर पाई जाती है। पेक्टोरलिस मेजर की बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो चेस्ट के अंदर, छाती के अंदर पाई जाती है। और ये ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे कौन सी मसल्स होती है, तो यहाँ पे थ्रोइंग मसल्स के नाम से जानी जाती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि जो पेक्टोरलिस मेजर है वो छाती की प्रमुख मांसपेशी होती है चेस्ट की, और फेंकने में और धक्का देने के लिए पुल एंड पुश की बात करें तो उनकी क्रियाओं में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे रोल करती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा दोस्तों अपना, मुझे खड़े होने की जगह दो और मैं पृथ्वी को हिला दूंगा, ये कथन किसका है। दोस्तों यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जो किसके द्वारा दिया गया है, वो बताना है कि क्या बोला गया है कि मुझे थोड़ा जगह दे दो खड़े होने के लिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, पृथ्वी को है वो अपनी जगह से है वो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, उठा सकता हूँ। ये किसके द्वारा यहाँ पे बोला गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अरस्तु, गैलन, गैलीलियो या आर्किमिडीज, और ये बोला किसके लिए गया है, तो दोस्तों आपको डायग्राम के द्वारा बताया मैंने कि ये रेजिस्टेंस प्रतिरोध है कोई, और ये लीवर का काम कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे लीवर का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो उत्तोलक है, उत्तोलक के बारे में ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज करेक्ट आंसर, आर्किमिडीज के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। वो दिया गया था 207 ईसा पूर्व में है वो यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो ये कथन है उत्तोलक सिद्धांत को यहाँ पे ध्यान रखना समझाने के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे 23। क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा, यदि किसी वस्तु के वेग में वृद्धि होती है तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। किसी वस्तु के वेग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो इस परिवर्तन को अपन क्या कह सकते हैं, डायरेक्शन बोलते हैं, मंदन बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं, या पॉजिटिव एक्सेलरेशन या डिस्प्लेसमेंट। मान लो कोई वस्तु है और उसके वेग में वृद्धि हो गई, पहले वो नॉर्मल है फिर इसमें स्पीड तेज हो जाती है, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी त्वरण की बात कर सकते हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। लेकिन कैसा रहा, तो उसमें वृद्धि हुई है तो वो पॉजिटिव यहाँ पे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर रहेगा, धनात्मक त्वरण यहाँ पे कहलाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट दिया गया है, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर होती है और वेग बढ़ने से है वो धनात्मक त्वरण होता है। त्वरण अपन एक्सीलरेशन बोलते हैं वो किसको, तो परिवर्तन की दर को बोलते हैं, लेकिन वो अगर पॉजिटिव है तो उसे अपन धनात्मक त्वरण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना रहेगा 24। क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि सभी प्रकार की दौड़ प्रतियोगिता में त्वरण का मुख्यतः किससे संबंध होता है। जितने भी यहाँ पे रनिंग इवेंट्स होते हैं उनके अंदर जो एक्सेलरेशन है उसका मेनली रिलेटेड यहाँ पे फैक्टर कैसा रहेगा वो बताना है। शरीर का प्रकार है, शरीर की गति कोण है, हवा की दिशा, जोड़ों का प्रकार, ने शरीर जितने भी दौड़ प्रतियोगिताएं हैं उसमें जो त्वरण होता है वो मुख्यतः किससे संबंध रखता है, तो त्वरण का मतलब होगा वेग में परिवर्तन की दोस्तों यहाँ पे दर को बताता है। और ये कैसे आएगा, तो स्पीड
जितनी भी रनिंग होती है वो सब सब है वो जॉइंट ऑफ यहाँ पे रेंज के आधार पर काम करता है। अपने चाहे घुटने का जोड़, टकने का जोड़, सब अपने यहाँ पे मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। शरीर का जो गतिकोण है, बॉडी का जो एंगल है, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉर्नर के तौर पर यहाँ पे रिलेटेड रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे तो फैक्ट दिया गया है कि दौड़ते समय है वो शरीर का सही झुकाव यानी बॉडी एंगल है वो त्वरण को बढ़ाता है। यानी जो एक्सीलरेशन है उस एक्सीलरेशन को बढ़ाने के लिए अपन बॉडी एंगल है उसको सही तरीके से अपने को यहाँ पे झुकाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा दोस्तों अपना कि किस प्रकार के उत्तोलक में बल भुजा और भार भुजा सामान्यतः क्या होती है, समान होती है, वो बताना है। कौन सा यहाँ पे लीवर है जिसके अंदर यहाँ पे बल भुजा यानी एफर्ट आर्म की बात करें, एफर्ट आर्म की बात करें, और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे भार भुजा, बल भुजा और भार भुजा, भार का मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें, वो दोनों यहाँ पे बराबर हो सकती है। तो बीच में क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे एक्स आएगा। तो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 25 और ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे इसे अपन संतुलन लीवर, प्रथम श्रेणी लीवर, बैलेंस लीवर के नाम से भी इसे अपन जाना जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि प्रथम श्रेणी उत्तोलक में दुर्री बीच में होती है यानी एक्स बीच में होता है। तो कई परिस्थितियों में है वो दोनों भुजाएं क्या हो जाती है, समान हो जाती है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा दोस्तों अपना यहाँ पे क्रिकेट में आउट ड्राइव शॉट के दौरान शरीर में कौन सा उत्तोलक कार्य करता है। क्रिकेट की बात कर रहे हैं उसमें जो शॉट कौन सा है, तो आउट ड्राइव की बात कर रहे हैं उस समय शरीर में कौन सा उत्तोलक का कार्य करेगा, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या तृतीय, या कोई नहीं। अब दोस्तों थोड़ा सा इसमें अपन अगर दिमाग भी लगाते हैं तो जितनी भी खेल क्रियाएं है और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा बॉडी के अंदर यूज होने वाला जो लीवर है वो भी अपने को यहाँ पे इजीली दिमाग लगाते हैं। तो यहाँ पे थर्ड क्लास लीवर वो ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 26 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। थर्ड क्लास लीवर है जितना भी है वो गेम्स में सबसे ज्यादा और बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला लीवर यहाँ पे रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है और फैक्ट दिया गया है कि मानव शरीर में अधिकांश गतिविधियां, मैक्सिमम जितनी भी एक्टिविटीज होती है, मूवमेंट होते हैं, उनमें सब में है वो थर्ड क्लास लीवर यहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा दोस्तों अपना कि हैमर थ्रो खेल में सेक्टर के अंदर हैमर की गति किस बल के कारण होती है। दोस्तों अपन थोड़ा सा इसको समझना है। यानी सर्किल की बात करें और इस सर्किल में अगर अपन हैमर को घुमा रहे हैं, हैमर को घुमा ही रहे हैं अभी तक, तो उस समय है कौन सी गति यहाँ पे कार्य करेगी। तो खिलाड़ी हैमर को क्या कर रहा है, अंदर की तरफ खींच रहा है दोस्तों। अभी तक रिलीज के समय उसको बाहर छोड़ेगा, लेकिन अभी घुमाते टाइम है वो अंदर की तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। इसे अपन सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसे अपन अभी केंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि वर्तीय गति में वस्तु को केंद्र की ओर खींचने वाला बल, जिसे अपन अभी केंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से इसे अपन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 रहेगा दोस्तों अपना है कि मटेरियल के क्रॉस सेक्शन के समानांतर कार्य करने वाले बल को क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे मटेरियल के जो क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं उसके समानांतर कार्य करने वाले बल को क्या कहा जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। अब समझ गए दोस्तों, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा क्लियर आपको मैं कर दूं कि दो सतह है तो वो क्रॉस सेक्शन के ऊपर एक स्लाइड कर रही है, तो उस प्रकार है वो यहाँ पे कौन सा फोर्स उसके अंदर कार्य करेगा वो बताना है। क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। जिस प्रकार मांसपेशियों के अंदर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होती है, तो उसके अंदर जो यहाँ पे फाइबर्स होते हैं वो एक दूसरे पर क्रॉस सेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे एक्सियल फोर्स, टेंशन फोर्स, शियर फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 28 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। शियर फोर्स है वो सबसे ज्यादा इसके ऊपर यहाँ पे कार्य करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो फैक्ट दिया गया है कि शियर फोर्स के अंदर सतह के समानांतर कार्य करता है और पदार्थ को काटने का प्रयास करता है। क्रॉस सेक्शन के अंदर है वो यहाँ पे पदार्थ को काटने का है वो यहाँ पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा दोस्तों अपना यहाँ पे कि लोर्डोसिस की बात करें अपन, लोर्डोसिस विकृति को ठीक करने के लिए कौन सा योगासन सबसे उपयुक्त माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे स्पाइनल की विकृति है, वर्टिब्री की विकृति मान सकते हैं अपन, डिफॉर्मिटी, उसके अंदर है लोर्डोसिस की बात करें तो अपनी जो गर्दन है, तो यहाँ पे सर्वाइकल, फिर थोरेसिक और लंबर वाले पेट के पास की जो भाग है वो आगे की तरफ निकल के आ जाता है। ये रीढ़ की हड्डी, पीछे अपना खोखला भाग बन जाता है पीठ के अंदर यहाँ पे।
ये खोखला भाग, पेट आगे की तरफ निकल के आ जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए है कौन सा यहाँ पे योगासन रहेगा? चक्रासन, धनुरासन, भुजंगासन, हलासन। क्वेश्चन नंबर 29 और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों हलासन। हलासन में अपन यहाँ पे दोनों पैर है वो पीछे की तरफ अपन यहाँ पे कर लेते हैं, जिससे वो पेट के ऊपर यहाँ पे दबाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा अपना। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि शारीरिक क्रियाओं में गलत सी स्थिति यानी रॉन्ग पोस्चर है वो का प्रभाव वो किस रूप में दिखाई दे सकता है अपने को यहाँ पे? कौशल में वृद्धि के रूप में, शारीरिक विकृति के रूप में, अंगों का विकास के या फिर मानसिक दुर्बलता। दोस्तों शारीरिक क्रियाओं में अगर गलत अपने बॉडी पोजीशन रहेगी तो उसमें अपने क्या हो सकता है? अपना पोस्चर डिफॉर्मिटीज है वे हो जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा फिजिकल डिफॉर्मिटीज, जिसमें चाहे लोडोसिस, स्कोलिसिस, काइपोसिस, फ्लैट फीट, नोकनी, पिजन चेस्ट, राउंड शोल्डर, कोई सी भी यहाँ पे विकृति आ सकती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि गलत पोस्चर है वो शरीर में काइपोसिस, लोडोसिस जैसी विकृतियां यानी कोई भी चाहे पैरों से संबंधित चाहे रीढ़ की हड्डी से संबंधित यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 रहेगा दोस्तों अपना, जिसमें हड्डी टूटने के बजाय आघात के कारण यहाँ पे मुड़ जाती है तो वो कौन सा फ्रैक्चर होगा? यानी जो अपनी बोन है, हड्डी है, वो क्या हो रही है दोस्तों यहाँ पे? किसी भी आघात के कारण है वो यहाँ पे टूटने के बजाय क्या हो जा रही है? तो वो मुड़ रही है। तो ये मुड़ना है वो हड्डी का क्या कहलाएगा वो बताना है। सिंपल फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, एवोल्यूशन फ्रैक्चर या ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो दोस्तों हड्डी जिसमें टूटती नहीं है, और ये ज्यादातर दोस्तों यहाँ पे चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं इन बच्चों में सबसे ज्यादा होता है, बच्चों में सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इनकी हड्डियां होती है वो नाजुक होती है, थोड़ी इसमें कड़कनेस यहाँ पे कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 31 और ऑप्शन नंबर डी ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं, जो टूटने के बजाय यहाँ पे दब जाती है, धस जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बच्चों में अधिक होता है क्योंकि इसमें हड्डियां क्या होती है? लचीली, फ्लेक्सिबल बोन यहाँ पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा दोस्तों अपना, किस खेल चिकित्सा में उच्च आवृत्ति वाली ध्वनिक कंपन का उपयोग किया जाता है? साउंड वेव का यूज किया जाता है वो बताना है। लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है? हाई फ्रीक्वेंसी है दोस्तों। यहाँ पे कौन सी साउंड वेव यहाँ पे यूज की जाती है? स्पोर्ट्स थेरेपी के अंदर, वर्लपूल बाद में यूज की जाती है, पैराफिन बाद में यूज की जाती है, अल्ट्रासाउंड थेरेपी या इंफ्रारेड थेरेपी। तो दोस्तों यहाँ पे वर्लपूल बाद की बात करें तो इसके अंदर तो पानी का यूज किया जाता है, जिसमें पानी को गोल गोल यहाँ पे घुमाया जाता है। पैराफिन वैक्स की बात करें तो ये मोम स्नान होती है, छोटे जॉइंटों पे यहाँ पे कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें अपन दोस्तों यहाँ पे, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर अल्ट्रासाउंड होती है। उसमें ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी साउंड का यहाँ पे यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये यूज कहाँ करते हैं? तो अल्ट्रासाउंड थेरेपी है वो मांसपेशियों के घेरे ऊतकों में ठीक करने के लिए काम आती है। यानी अल्ट्रासाउंड थेरेपी कहाँ यूज होती है? तो यहाँ पे डीप टिश्यू हीलिंग की बात कर रहे हैं। गहरे ऊतक है उनमें अगर चोट लग जाती है तो उसको यहाँ पे रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 रहेगा दोस्तों अपना, कि खेलों में पुनर्वास रिहेबिलिटेशन प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सा माध्यम सबसे उपयुक्त माना जाता है? रिहेबिलिटेशन की बात कर रहे हैं, पुनर्वास के दौरान है वो सबसे अच्छा यहाँ पे माध्यम कौन सा रहेगा? वैक्स बाथ, फर्स्ट एड, आइस थेरेपी या करेक्टिव एक्सरसाइज। तो दोस्तों अपन तुरंत चोट लगती है, चोट लगती है तो अपन यहाँ पे राइस पद्धति यूज करते हैं, और उसके बाद अपन जितनी भी थेरेपी है वो लेते हैं। लेकिन सबसे अगर अच्छी मानी जाती है, यानी चोट लगने से पहले की स्थिति वापस प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा करेक्टिव एक्सरसाइज, यानी सुधारात्मक व्यायाम अपन उसमें सबसे ज्यादा करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है? तो फैक्ट दिया गया है दोस्तों यहाँ पे कि रिहेबिलिटेशन में मांसपेशियों की शक्ति, मसल्स स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी वापस लाने के लिए अपन एक्सरसाइज, जिसे अपन करेक्टिव एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं, वो अपन सबसे ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 की फेनिंग मसाज तकनीक किसका संयुक्त रूप है? फेनिंग मसाज टेक्निक की बात करें वो किसका कॉम्बिनेशन है वो अपने क्या पे बताना है? घर्षण और फ्रिक्शन है, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग और स्ट्रोकिंग, स्ट्रोकिंग फ्रिक्शन या फ्रिक्शन नीडिंग। तो दोस्तों यहाँ पे फेनिंग की बात करें और क्वेश्चन भी पूछा गया है फेनिंग मसाज की बात करें, क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 34 रहेगा, और ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि फ्रिक्शन यानी घर्षण और यहाँ पे स्ट्रेचिंग दोनों का यहाँ पे मिक्स रूप है वो यहाँ पे फेनिंग मसाज कहलाती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो मसाज तकनीक है वो क्या करती है? तो रक्त संचार बढ़ाकर मांसपेशियों को आराम देती है, यानी ब्लड इंप्रूव, सर्कुलेशन इंप्रूव करती है और मसल्स को रिलैक्स यहाँ पे करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों, यहाँ पे पुरुषों के लिए डिस्कस का व्यास कितना होता है। दोस्तों यहाँ पे डिस्कस है, तस्त्री की बात कर रहे हैं, तो उसका यहाँ पे डायमीटर है वो यहाँ पे कितना रहेगा। फॉर मेंस की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो डिस्कस होती है उसके अंदर जो अगर पुरुष की बात करें तो उसका वेट है वो 2 kg होता है। महिलाओं की बात करें, फीमेल की बात करें तो उसका 1 kg होता है। लेकिन डायमीटर की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 35 रहेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। मेंस के लिए है वो 219 से 221 है वो इसका डायमीटर यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 36 देखे दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 रहेगा अपना। 400 मीटर के मानक एथलेटिक्स ट्रैक में एक स्ट्रेट की लंबाई यहाँ पे कितनी होती है। यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रैक की बात कर रहे हैं, उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे जो स्ट्रेट होती है उस स्ट्रेट की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कितनी रहेगी वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब यहाँ पे दोनों और ये कर्व हो जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे घूम के आती है दो लाइनें। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट हो गया तो वो स्ट्रेट दो लाइन होती है, एक ये वाली और एक ये वाली। यहाँ पे स्टैंडर्ड ट्रैक की बात करें, ट्रैक है वो 3 प्रकार से हो सकता है। 79 मीटर का, 79, फिर 80 और यहाँ पे 84.39। तो लेटेस्ट है वो 84 पॉइंट यहाँ पे 39 का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि मानक जो स्टैंडर्ड ट्रैक है उसमें दो तो स्ट्रेट रोड है और दो इसके अंदर यहाँ पे कर्व यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 रहेगा कि यदि स्ट्रेट की लंबाई 84.39 मीटर है तो एक कर्व की लंबाई मिनिमम कितनी होगी वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा समझना है इसको कि यदि स्ट्रेट है वो यहाँ पे स्टैंडर्ड स्ट्रेट है, 84.39 की स्टैंडर्ड स्ट्रेट है, तो अगर वो है तो यहाँ पे एक कर्व की मिनिमम ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे लंबाई है वो कितनी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 37 रहेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 115.61 मीटर। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे 115.61 मीटर है वो यहाँ पे एक कर्व की मिनिमम यहाँ पे लेंथ हो सकती है। अब वो कैसे हो सकती है वो भी देख सके देखिए दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे कुल कर्व की लंबाई है दोनों को मोड़कर मिलाकर अगर 230 और 240 मीटर के बीच में होती है, इसका कर्व का होता है, तो आधे करेंगे तो आधा कर्व के लिए अपन 115 120 यहाँ पे मीटर हो जाती है। तो स्ट्रेट कर्व को मिलाकर है वो यहाँ पे 400 मीटर। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेट और कर्व को मिलाकर है कुल लंबाई है वो 400 मीटर हो जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे 115 और 120 के बीच के अंदर यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट है वो 115.61 मीटर यहाँ पे मिनिमम कर्व की लेंथ रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 देगा दोस्तों यहाँ पे। बास्केटबॉल खेल को एशियाई खेलों में पहली बार कब शामिल किया गया था। बास्केटबॉल गेम की बात कर रहे हैं, उसको एशियन गेम्स में पहली बार कब शामिल किया गया था। अब एशियन गेम्स की बात करें तो उसकी शुरुआत हमें 1951 के अंदर की गई थी। जीडी सोंधी है वो एशियाई खेलों का जनक रहेगा। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पे 38 रहेगा और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। जो पहले एशियाई खेल थे दोस्तों यहाँ पे 1951 नई दिल्ली के अंदर आयोजित किए गए थे, उनमें ही है वो बास्केटबॉल को यहाँ पे शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 रहेगा दोस्तों अपना कि बैडमिंटन शटल के पंखों का व्यास कितना होता है। दोस्तों जो बैडमिंटन के जो शटल होती है उस शटल की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। उसके जो पंख होते हैं तो इन पंखों का व्यास यहाँ पे कितना रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इनका जो व्यास की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे ऊपर से देखा जाए तो इसमें 14 से 16 पंख होते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। व्यास की बात करें क्वेश्चन नंबर अपना 39 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर 58 से 68 वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे इनका व्यास यहाँ पे होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे अब पंख क्या यूज होते हैं तो शटल के अंदर जो पंख है वो गति और स्थिरता नियंत्रित करते हैं। शटल की स्पीड और उसकी स्टेबिलिटी है उसको यहाँ पे मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि बैडमिंटन में सिंगल कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है। बैडमिंटन की बात कर रहे हैं और उसके अंदर सिंगल्स कोर्ट की चौड़ाई की बात करें तो वो फीट के अंदर बतानी है। 17 फीट, 14, 20 या 24 फीट। क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर रहेगा। सिंगल्स के अंदर देखे तो यहाँ पे बैडमिंटन में सिंगल्स कोर्ट का जो यहाँ पे चौड़ाई रहेगी वो यहाँ पे 17 मीटर फीट यहाँ पे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों ये अपना यहाँ पे आज की एमसीक्यूज के अंदर अपन ने 40 एमसीक्यूज शामिल किए थे। क्लास कैसी लगी वो जरूर बताइए। अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को शेयर भी करें, लाइक भी करें और लास्ट में आप क्लास को हाइप भी जरूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों
नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।